एडवोकेट दिशांक फ्रॉम रिशांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका एमपी स्टेट सिक्योरिटी एक्ट राज्य सुरक्षा का सेक्शन 10। सेक्शन 10 क्या कहते हैं कि एनी ऑर्डर पास आपका 3, 4, 5, 6 में कोई भी ऑर्डर पास हुआ है और उससे मतलब इसकी हेडिंग क्या है, फाइनलाइज ऑफ ऑर्डर पास फॉर सर्टेन ऑर्डर, मतलब यानी कि ये फाइनल ऑर्डर होगा, ठीक है। बट इसके कुछ आपके क्वेश्चंस है, मतलब कि आप इस पर क्वेश्चन नहीं उठा सकते, बट एक्सेप्ट अगर मान लो आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किसी एक्स बंदे के नाम पे ये रिस्ट्रिक्शन ऑर्डर निकाल देता है, चाहे 3 के अंडर निकाले, 4 के अंडर निकाले, 5 या 6 के अंडर निकाले, रिस्ट्रिक्शन ऑर्डर निकाल देता है, ठीक है, कि निकल जाए यहाँ से, इलाके से निकल जाए मेरे, ये वो ऐसे निकाल दे। तो इसे चैलेंज तो आप अपील में कर सकते हो, हमने 9 में पढ़ा था। बट आप किन ग्राउंड्स पे अपील करोगे, या क्या है कि जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने आपकी हेयरिंग ना करी हो, अंडर सेक्शन 8 हेयरिंग नहीं करी, ठीक है। 8 में हमने पढ़ा था ना कि सुनने की भी सुनेगा तभी आपका ऑर्डर करेगा फाइनलाइज अपना, कौन, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है। मान लो मेरे खिलाफ ही ऑर्डर हो रहा है और मेरे खिलाफ ही ऑर्डर हुआ और मुझे नहीं सुना गया, तो कैसे चलेगा। तो 10 में बताया गया कि आपका ये ग्राउंड पे आप जा सकते हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने जी आप ये कल को जा सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट के पास अपील में कि जी हमारी हेयरिंग नहीं करी मजिस्ट्रेट ने, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने बिना सुने हमें 3, 4, 5, 6 में लाइबल कर दिया। सेकंड पॉइंट कह रहा है आपका कि नॉट मटेरियल बिफोर अनरीजन ऑर्डर था, यानी कि इस रीजन में कोई रीजन नहीं था, कोई मटेरियल एविडेंस ही नहीं था कि किस बात पे कर रहा है, ठीक है। कभी कभी आपका फालतू में भी कर देते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, क्योंकि बड़े बड़े लोगों को बातें होती हैं। अब थर्ड में कह रहा है कि आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नॉट ओपिनियन ऑफ विटनेस, यानी कि विटनेस नॉट प्रॉपर्ली एग्जामिन, यानी कि जो विटनेस थे जिनके बिहाफ पे करा गया, ठीक है, उनको सही से एग्जामिन नहीं किया। तो ये 3 रीजन, हेयरिंग, अनरीजन ऑर्डर और विटनेस नॉट प्रॉपर्ली एग्जामिन, इन 3 रीजन के बेस पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑर्डर को आप चैलेंज भी कर सकते हैं और उसका ऑर्डर को सेट असाइड भी करवा सकते हैं, साइड में करवा सकते हैं। 11 कह रहा है कि इसका हेडिंग ये है, प्रोसीजर ऑन फेलियर ऑफ पर्सन टू लीव द डिस्ट्रिक्ट एक्सेप्ट हिज एंट्री देयर इन आफ्टर रिमूवल, यानी कि सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए वो व्यक्ति जो है वो आपका अपने आप को वापस आ जाता है, जैसे मान लो ये एक जबलपुर का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, वो रिस्ट्रिक्शन ऑर्डर पास कर देता है एक्स के खिलाफ और वो वापस दोबारा आ जाता है, ठीक है। तो लिखा फेल टू रिमूव, यानी कि वो अपने आप को नहीं जाता, या विदाउट परमिशन, वो सेक्शन 12 में है कि परमिशन से आ सकता है, पर वो बिना परमिशन के आपका आ जाता है। जैसे मान लो एक्स जो है उसे कहा कि निकल जा 1 साल के लिए, वो कहता है मैं नहीं निकल रहा, मैं तो वापस आऊँगा, या तो वो निकलता नहीं है या दोबारा एंटर कर जाता है, ठीक है। लिखा है ना फेल टू रिमूव हिमसेल्फ, या निकलता ही नहीं है, या रिमूव हिमसेल्फ हैविंग सो रिमूव हिमसेल्फ एक्सेप्ट द परमिशन इन राइटिंग, खुद दोबारा आ गया या ऑर्डर का ब्रीच कर रहा है, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऐसे में क्या करेगा, उसे अरेस्ट करेगा, ठीक है, अरेस्ट करेगा और रिमूव इन पुलिस, और रिमूव के थ्रू मतलब पुलिस से रिमूव करवा देगा और इन उसे पुट इन कस्टडी, और कस्टडी में ले लेगा, पहले तो वहाँ से निकाल देगा और अरेस्ट करके निकाल देगा उसे वहाँ से, उस एरिया से, ठीक है। जैसे मान लो एक्स दोबारा आ गया तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहेगा, इसे उठाएगा, इसे अरेस्ट करेगा और वापस यहाँ से हटा देगा। अब 12 में लिख रखा है टेम्परेरी परमिशन टू एंटर और रिटर्न टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट एक्सेक्टर फ्रॉम द विच पर्सन वाज डायरेक्टेड टू रिमूव हिमसेल्फ, यानी कि सिंपल सी बात है, जिसको निकाला ये एक्स को निकाला, ठीक है, तो इसे टेम्परेरी आपका परमिशन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दे सकता है। जैसे मान लो इसे जबलपुर से निकाल दिया, जबलपुर से जब निकाला, कहा कि वापस चलो ठीक है तेरे को निकाल देता हूँ, चल आजा। अब ये जब वापस जा रहा है तो ये इसकी वहाँ पर मम्मी की डेथ हो गई है, कुछ हो गई एक्स की, तो ये पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से परमिशन लेगा कि मैं आ जाऊँ सर, ठीक है। तो कैसे होगा, रिटर्न में परमिशन लेगा और एनी टाइम भी मजिस्ट्रेट चाहेगा तो किसी भी टाइम पे, मान लो मजिस्ट्रेट ने से 3 महीने के लिए कह दिया था कि चल तू 3 महीने के लिए आ जा, ठीक है। अब मान लो 1, 2, 3 दूसरे महीने ही मजिस्ट्रेट को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लगता है भैया ये कुछ गड़बड़ करेगा, ठीक है, इसे दूसरे महीने इसे रिवोक कर देगा, ठीक है, और इसके बॉन्ड को फॉरफिट कर लेगा। ये लिखा है द स्टेट गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में इन राइटिंग परमिट, या तो स्टेट गवर्नमेंट भी दे सकती है राइटिंग पे परमिट और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी दे सकता है, में डिस्क्रिशनरी पावर है इन दोनों की, ठीक है, यानी कि इनके ऊपर है। इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑर्डर, अगर किसी के खिलाफ ऑर्डर 5, 6 का पास हुआ है, has been made enter or return for such temporary period, such condition may be specified in such permission district or part thereof such area and continues किसी भी एरिया में, डिस्ट्रिक्ट में himself the aforesaid permission may at any time be revoked, कभी भी आपकी रिवोक करी जा सकती है बायदा। अब कौन रिवोक करेगा, स्टेट गवर्नमेंट दिए तो स्टेट गवर्नमेंट रिवोक करेगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने दिए तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में देगा, और अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अलावा स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है, ठीक है, रिवोक एट एनी टाइम इन परमिटिंग द टू एंटर रिटर्न return the district or start their such area contiguous area और execute a bond में permission में require, और इसके लिए आपका, अब जैसे मान लो एक्स को परमिशन मिल गई कि चलो
आप 3 महीने के लिए दोबारा जबलपुर आ जाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ टाइम के लिए आप आ सकते हो 3 महीने के लिए। तो अब यहाँ पर क्या है कि उससे एक बॉन्ड भरवा दिया जाएगा, ठीक है, विद और विदाउट श्योरिटी उसके ऊपर है कि 50,000 1 लाख रुपए का बॉन्ड दो कि अगर तूने कुछ बदतमीजी करी तो तेरे इस बॉन्ड को जब्त कर लिया जाएगा। मान लो एक्स को वो वापस बुला लिया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने, चल ठीक है आ जा कुछ दिन के लिए, टेम्परेरी आ गया, 12 बात कर रहा है टेम्परेरी की, 12 बात कर रहा है टेम्परेरी की, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ टाइम के लिए उसे बुला लिया तो कहेंगे चल ठीक है आ जा तू और एक बॉन्ड भर ले, एक श्योरिटी लिया 1 लाख रुपए तक का कि अगर तूने बदतमीजी करी तो तेरे इस बॉन्ड को फॉरफिट कर लिया जाएगा। और 11 में तो वही है कि अरेस्ट कर लिया जाएगा उसे दोबारा, ठीक है। तो ये इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, फ्रेश परमिशन के बिना नहीं आ सकता वो ओरिजिनल ऑर्डर के। आपका यहाँ पर लिखा है कि फ्रेश परमिशन होनी चाहिए, ठीक है। मान लो उसकी पीरियड वो एक्सपायर कर गया 3 महीने का और तब भी वो है, तो वो तब तक नहीं रह सकता जब तक उसके पास फ्रेश पीरियड ना हो। जैसे 3 महीने खत्म हो जाएंगे वापस आना पड़ेगा 4 5 6 में विदाउट परमिशन रह रहा है तो। या 3 की बात नहीं हो रही, बट आप ये देखिए। फिफ्थ कह रहा है कि आपका इफ पर्सन फेल टू ऑब्जर्व एनी कंडीशन इम्पोज, जो उस पर कंडीशंस लगाई थी वापस आने की, मतलब टेम्परेरी, अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कह रहा है कि चल टेम्परेरी आ जा पर तू इस इलाके में नहीं जाएगा, इस आदमियों से नहीं मिलेगा, कोई गन नहीं रखेगा, कुछ नहीं करेगा, सिर्फ एक कमरे में रहेगा या घर में रहेगा, ऐसी कोई कंडीशन लगाता है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और उसे वो ब्रीच कर देता है विदाउट फर्स्ट सच फ्रेश परमिशन के, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में कॉज हिम टू अरेस्ट और रिमूव, और तो उसे वहां से निकाल दिया जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि कंडीशन इम्पोज जो टेम्परेरी कस्टडी थी और सॉरी टेम्परेरी उसे आने दिया, उसकी कंडीशन ब्रीच कर देता है तो दिक्कत में आ जाएगा वो, तो पुलिस उसे पकड़ेगी और अरेस्ट कर देगी। अब 13 बात कर रहा है कि यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को निकालने की भी पावर है। यहाँ पर मेन बात यूज करिए एक्सटर्नमेंट, यहाँ पर वर्ड यूज करा गया एक्सटर्नमेंट, एक्सटर्नमेंट मतलब निकालना, ठीक है। द स्टेट गवर्नमेंट और एनी ऑफिसर स्पेशली empowered by the state government in that behalf may like circumstances like any manner exercise the power of exercise in a district by the district magistrate under section 3 4 5 6 with the modification में भी लॉ, मतलब सिंपल सी बात है, आपका किसी भी लॉ में मॉडिफिकेशन कर सकती है। हमने अपील में भी पढ़ा था कि सेक्शन 9 में कि स्टेट गवर्नमेंट को पावर होती है, ठीक है। तो वही बात आपका कह रहा है कि किसी भी पावर को उन पे सेम उनके पास पावर रहेगी। प्रोवाइड दैट नो शैल बी वेरिड रिवर्स अनलेस द नोटिस हैज बीन गिवन बट कंसर्न अपीयर टू हेयर इन सपोर्ट। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट प्रोवाइजो दे रखा है कि बट आपका जो स्टेट गवर्नमेंट भी होगी वो पहले कोई भी रिवर्स करने से पहले वेरिड करने से पहले कोई भी ऑर्डर को पहले पार्टियों को सुनेगी, दोनों पार्टियों को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी और आपका जिसके खिलाफ ऑर्डर हुआ है 4 5 6 से का उसको भी सुनेगी। और यहाँ पर भी सुनने के प्रावधान है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट किसी को निकाल देती है, ठीक है, तो उसे भी सुनेगी। तो यहाँ पर भी हेयरिंग वाली बात है, जो यहाँ पर हमने पढ़े थे ना कि हेयरिंग वाली और अनरीजन ऑर्डर कर दिया या विटनेस नॉट प्रॉपर्ली एग्जामिन्ड, तो यहाँ पर भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी एग्जाम्प्ट नहीं है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 10 वाली पावर भी है। अब 14 बात करता है पेनल्टी एंड कंट्रवेशन ऑफ 3 4 6। मान लो कोई 3 4 5 6 के ऑर्डर या 13 की ऑर्डर को नहीं मानता, 13 में स्टेट गवर्नमेंट को पावर होती है, बाकी में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को या किसी भी ऑफिसर को जो स्टेट गवर्नमेंट ने ऑथराइज करा गया, तो उसे यहाँ पर कितने साल की सजा मिलेगी, या बैट करता है, डिसओबे करता है इस ऑर्डर को, कौन से ऑर्डर को, इन ऑर्डर को, ठीक है। 3 4 5 6 13 में he shall be punished with the imprisonment which may be extend 3 years but shall not accept the reason be recording in not be less than 4 months। यानी कि यहाँ पर कहती है कि अगर आपका जो सज़ा मिलेगी उसे 4 मंथ्स की तो मिलेगी, ठीक है, और मैक्सिमम 3 ईयर्स। अब पर ये 4 महीने की भी सज़ा तब मिलेगी जब राइटिंग में देगा, ठीक है। यहाँ पर राइटिंग में देना पड़ेगा कि सिर्फ मिनिमम 4 ईयर्स, और यहाँ फाइन तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। आप कितना लगाए वो उनके ऊपर है। 15 बात करता है पेनल्टी फॉर एंटरिंग विदाउट परमिशन। अब विदाउट परमिशन के एंटर कर जाता है, ठीक है। विदाउट परमिशन एंटर का हमने कहाँ पढ़ा था, यहाँ पर 11 में, तो 11 की ही बात कर रहा है वो कि अगर विदाउट परमिशन एंटर कर जाता है। अच्छा यहाँ पर भी तो लिखा था पेनल्टी फॉर एंटरिंग विदाउट परमिशन एरिया फ्रॉम द विच अ पर्सन इज डायरेक्टेड टू रिमूव हिमसेल्फ और ओवरस्टेइंग व्हेन द सबमिटेड रिटर्न टेम्परेरी। तो यहाँ क्या होगा, विदाउट इफेक्टिंग सेक्शन लेवल पावर ऑफ डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, आपका स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसे वापस भेज देगी। और यहाँ पर क्या है, और अगर ऐसा वो करता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, उसे पनिशमेंट कितनी मिलेगी आपका, विच में भी एक्सटेंड 3 ईयर्स बट शैल नॉट लेस देन बी रीजन रिकॉर्डेड 6 मंथ्स। यहाँ पर भी कह दिया कि अगर 3 साल की तो मैक्सिमम पनिशमेंट है, 3 साल की तो मैक्सिमम पनिशमेंट है, पर राइटिंग में रिकॉर्ड में रीजन में दे दिया, ठीक है, तो 6 महीने की आपकी मिनिमम का रखी है एंड फाइन भी लगेगा। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि 15 में बोला गया है कि अगर कोई 11 के बात को ब्रीच करता है या 4 5 6 में टेम्परेरी में कोई ऑर्डर को ब्रीच करता है,
ठीक है, तो उसे 6 महीने की सजा मिलेगी मिनिमम, वो राइटिंग में लिख के, और मैक्सिमम 3 साल तक की। अब 16 बात करता है प्रिजम्पशन की, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ कह रखा है कि प्रिजम्पशन किसके ऊपर है, आपका सेक्शन 3 हो, 4 हो, 5, 6 हो, 13 हो, यहाँ पर बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है, आपका एक्यूज के ऊपर है। इसका मतलब है कि एक्यूज को प्रूव करना पड़ेगा अपना इनोसेंस। इट मीन्स यानी कि जब भी बर्डन ऑफ प्रूफ ऐसे आता है ना, शेल अंटिल, यहाँ लिखा ना शेल अंटिल द कंट्राडिक्शन इज प्रूव्ड, तो यहाँ पर क्या है कि ऑथेंटिक कॉपी होगी, प्रोडक्शन ऑफ एनी ऑथेंटिक कॉपी, यानी कि ये देखिए हमने पढ़ा था कि ये वाले जो रीजंस है इनको कौन प्रूफ करेगा, कि ये जो मेरे खिलाफ जो ऑर्डर लिया जा रहा है, ठीक है, ये अगर वो डिफेंस ले रहा है, एक्यूज डिफेंस ले रहा है हेयरिंग का, कि मेरी सही से हेयरिंग नहीं हुई, अनरीजन ऑर्डर था मेरे लिए, विटनेस नॉट प्रॉपर्ली एग्जामिन्ड, ये तीनों जो वो डिफेंस ले रहा है एक्यूज, इसे प्रूफ कौन करेगा, एक्यूज खुद प्रूफ करेगा। एविडेंस एक्ट में क्या होता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा प्रोसिक्यूशन पे होता है, यहाँ पर क्योंकि वो मे वाला होता है, और यहाँ पर क्या शेल जो एक्यूज के ऊपर है, ठीक है, और यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, चाहे तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी ऑर्डर दे सकता है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी देगा, सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी दे सकता है, इम्पावर्ड बाय द स्टेट, अगर स्टेट गवर्नमेंट ने इम्पावर्ड कर रखा है सेक्शन 18 के तहत, कंफर्मिटी की बात कर रखा है। अब यहाँ पर लिखा है फॉरफिट ऑफ द बॉन्ड एंटर्ड इनटू द विदाउट परमिशन टू एंटर रिटर्न द एरिया विच ही वाज डायरेक्टेड टू मूव हिमसेल्फ, यानी कि मान लो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या रखा था कि तू इस एरिया में नहीं आएगा, और बाद में वो इसी एरिया में दोबारा आ गया, तो क्या होगा, सेक्शन 12 का अगर वो फेल करता है, ठीक है, और सेट सेक्शन बॉन्ड शैल बी फॉरफिट, तो उसके बॉन्ड को फॉरफिट कर दिया जाएगा। हमने पढ़ा था ना 12 में कि अगर वो तो उसके फॉरफिट कर लिया जाएगा, उसके जब्त कर लिया जाएगा फॉरफिट को, शैल पे पेनल्टी, उस पर पेनल्टी भी लगाई जा सकती है, एंड वर्ड लिखा हुआ है, यानी कि फॉरफिट के साथ पेनल्टी अलग लगेगी, और उसके खिलाफ शो कोड नोटिस इशू होगा, अक्यूज के खिलाफ कोर्ट शो कोड इशू करेगी नोटिस कि बताओ कि तुम्हें अरेस्ट, तुम्हारे ऊपर पेनल्टी क्यों ना लगाई जाए, और तुम्हारी प्रॉपर्टी को फॉरफिट क्यों ना करा जाए, ये दोनों चीज़ें, ठीक है। 18 बात कर रहा है आपका डेलीगेशन ऑफ द पावर ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पावर जो है वो आपका एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी कर सकता है, उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चाहे तो एक राइटिंग में रीजन लिख के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी दे सकता है, और एसडीएम को भी दे सकता है, ठीक है। अब 19 बात कर रहे हैं सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब मान लो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या आपका एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को या स्टेट गवर्नमेंट को कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो वो बाध्य नहीं है कि उन्हें कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन मिली बताने के लिए। हालांकि 125 एविडेंस एक्ट में भी ये बात सेम कर रखी है कि मान लो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कहीं पता चला एक्स के बारे में किसी एक आई इंफॉर्मेंट के उससे, यानी कि खबर के थ्रू, तो यहाँ पर जब भी कोर्ट बुलाएगी, अपील जाएगी, कोई भी जाएगी, हाई कोर्ट जाए, कहीं भी जाए, तो यहाँ पर आपका स्टेट गवर्नमेंट के पास जाए। वैसे यहाँ तो स्टेट गवर्नमेंट में भी अपील दे रखी है, ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपका बाध्य नहीं है आपकी बताने के लिए कि उसको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली, ठीक है। अब 20 बात कर रहा है कंट्रोल ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज, एंटी सोशल एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए क्या है, तो यहाँ पर बोला गया कि पनिशमेंट फॉर अनलॉफुल पोजेशन, यहाँ पर लिखा है अनलॉफुल पोजेशन ऑफ कोरेसिव, बारूद वारूद रखना या ऐसा सब्सटेंस रखना जिससे आग लग सकती है, कोरेसिव सब्सटेंस की बात करिए, कोरेसिव और लिक्विड, ऐसा लिक्विड रखना जिससे आग लग सके, तो ऐसा कोई करता है अनलॉफुली तो उसे 3 साल तक की सजा है। यह लिखा है कि अंडर दिस कंट्रोल लॉफुल ऑब्जेक्ट पनिशमेंट भी एक्सटेंड टू 3 ईयर्स एंड फाइन, यानी कि 3 ईयर्स तक की पनिशमेंट है एंड फाइन। अब 3 ईयर्स में वो है कि जैसा आप 1 दिन की सुनाए, 2 दिन की सुनाए, जितने मर्जी की सुनाए। अब यहाँ लिखा है इम्प्रिजमेंट ऑफ द कलेक्टिव फाइन्स एंड ऑन द, अब ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 21 क्या आता है कि मान लो किसी आपका इम्पोजिशन ऑफ कलेक्टिव फाइन ऑन इनहेबिटेंट ऑफ एरिया, यानी कि जैसे आदिवासी एरिया है, क्योंकि आपने देखा कि एमपी में नक्सलवाद भी है, ठीक है, पहले छत्तीसगढ़ भी एमपी में था तो ज़्यादा होता था वहाँ, तो इनहेबिटेंट एरिया है कोई, इम्पोज कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट उनके ऊपर, सब पे ऊपर फाइन, यहाँ पर फाइन इम्पोज करने की पावर किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास, ठीक है। किस बेस पे कि अबैटमेंट कर रहा है वो पूरा गांव, कोई आपका डेथ वाली चीज, ग्रीवियस हर्ट, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग या हाथ ब्रिंग करिए इस गांव ने नक्सलियों को नहीं, मतलब जो भी आपका एंटी सोशल एलिमेंट्स होंगे उनको करा, आपने बात करा, तो न्यूज़पेपर में छाप देगी कि ये फलाना गाँव है एक्स, इसके ऊपर में कलेक्टिव आपका वो लगा रहे हैं, क्या कहते हैं, आपका फाइन लगा रहे हैं, ठीक है। पर इस फाइन को जो डिस्ट्रीब्यूट होगा, कलेक्ट करने का पावर जो होगी वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की होगी 421 सीआरपीसी के तहत, क्योंकि आप कहीं पर भी बात कर लो तो जो भी कलेक्टिंग करना है, अगर कोर्ट भी अगर कोई फाइन लगाती है तो उसे रिकवर करने की बात जो होती है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की होती है, ठीक है, और वो भी 421 सीआरपीसी के तहत। ऑन एनी लैंड रेवेन्यू उसकी बेच के पूरी कर दी जाएगी, कलेक्टिव फाइन लगा देगी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, 21 को ऐसे समझे कि स्टेट गवर्नमेंट को पता चलता है
कि कोई डेथ वाली चीज़ होने वाली है, कि हेल्प करी है, हार्बरिंग करी है एंटी सोशल एक्टिविटीज़ को किसी गाँव ने, तो पूरे गाँव पे आपका एक न्यूज़पेपर में छाप के कि भैया ये वाला गाँव है एक्स, इसके ऊपर हम 3 लाख रुपए का फाइन लगा रहे हैं। तो इस फाइन को रिकवर कौन करेगा पूरे गाँव से? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है? अंडर सेक्शन 421 सीआरपीसी। तो बस इतना ही बताएँ। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।